हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th का बोर्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है टर्म 2 के अंदर, उसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा जो 100% आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉर्ट वीडियो 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? Coordination compounds are those addition molecular compound which retain their identity in solid state as well as in dissolved state. In this compounds the central metal जो होगा बेसिकली वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होगा। कौन सा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। Central metal atom or ion is linked by ions or molecules with coordinate bond। देखिए इसके अंदर ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? डी ब्लॉक। जो लिखा हुआ है सेंट्रल एटम है डी ब्लॉक का। क्लियर? इसको इन 6 लीगेंड्स ने, 6 सराउंडिंग से लीगेंड्स ने इसको ट्रैप कर रखा है। CN होता है साइनाइड, वो आपको पता चल जाएगा आगे। 6 साइड्स को इसको घेर रखा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगे होते हैं ये चीज, उसे क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या? एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 ही चीज पाई जाती हैं। एक सेंट्रल एटम जिसे हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा लीगेंड। लीगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? लीगेंड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं। 99% ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच 2 कैटेगरीज में पाए जाते हैं। एक होता है आपका नेगेटिव पोर्शन वाला, जिस चीज पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दूसरा हो सकता है किसी भी चीज के पास अगर लोन पेयर है तो वो भी किस कैटेगरी? इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की कैटेगरी में आ सकती है। क्लियर? तो इस तरीके के आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे इसके मेन टॉपिक्स। सबसे पहला डबल सॉल्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, These are the addition molecular compound which are stable in solid state but dissociate into constituent ions in the solution। उसे क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे मोर सॉल्ट। क्या? मोर सॉल्ट आपने प्रैक्टिकल्स आप लोगों के हो चुके होंगे। मोर सॉल्ट आपने देखा ही होगा। क्या? मोर सॉल्ट। ये है आपका मोर सॉल्ट। अगर आप इसको किसमें? पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाए किसके अंदर? आयंस के अंदर। किसके अंदर? आयंस के अंदर। किसके अंदर? आयंस के अंदर। उसी को क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। These are the addition molecular compound which are the stable in solid state but dissociate into constituent particles in the solution। पानी डालेंगे तो उसमें वो आयंस में टूट जाता है। मोर सॉल्ट ये आपको दिख रहा है, ये इसके आयंस है। क्लियर? उसी को क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट। क्या? डबल सॉल्ट। बढ़ते हैं आगे। 7 टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ध्यान सुनिएगा। It is an electrically charged species in which central metal or ion is surrounded by number of ion or neutral molecule। बेसिकली क्या है? ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज है ये आपका K4Fe जो अभी लिखा हुआ था, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जैसे ये है और ये, तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे ध्यान से देखिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज द कॉम्प्लेक्स विच
कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और दूसरा वाला एनायनिक है। इस कंपाउंड के ऊपर ही देखिए जो चार्ज है वो नेगेटिव है। एंटिटीज कौन कौन सी होती है, लिगेंड और सेंट्रल एटम। जो भी आपका पाया जाए किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये और ये किस कैटेगरी में आएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या आयन, द एटम और आयन to which a fixed number of ions or group are bound is called central atom or ion. It is also referred as Lewis acid. Lewis acid क्यों भाई, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये सेंट्रल एटम कौन होगा यहाँ पे, जैसे इसके अंदर है ये Fe, इसके अंदर है कौन, ये Pt, इसके अंदर है फिर से Fe। क्लियर। तो जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल पाया जाएगा, सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट का ही होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल एटम। और वो क्या होगा, एक लुईस एसिड, बिकॉज उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट मींस वो एक लुईस एसिड है। क्लियर। इसके अंदर देखिए ये निकल है, इसके अंदर वो देखिए लिखा हुआ है, निकल इज सेंट्रल मेटल एटम। इट इज जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन बेसिकली होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आते हैं। क्लियर। अब है थर्ड वाला आपका लीगेंड्स। लीगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच तो मैं अपनी साइड से बोल रहा हूं, बेसिकली क्या होते हैं लीगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब भाई जो अमीर होगा, जो रिच होगा, वही तो डोनेट करेगा। मेरे पैसे है ही नहीं और मैं कहीं डोनेट करूंगा किसी को, तो पैसा वही डोनेट करता है जिसपे होता है, जिसपे ज्यादा होता है, जिसपे नहीं होता वो कहीं डोनेट करेगा। सेम हेयर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। लीगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब वो रिच होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। लीगेंड्स एक नेगेटिव चार्ज वाला और दूसरा लोन पेयर वाला ही पाया जाता है। मैं हर जगह नहीं बोल रहा, 99% चांसेस में पॉजिटिव वाले भी होते हैं, लेकिन इक्के दुक्के होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, क्लियर। Ligand is electron donating species, ion or molecule bound to the central atom. ये देख रहे हैं, ये ligand है Cn, जिसने किसको बांध रखा है, 6 साइड से Fe को घेर रखा है, central atom. Coordination entities, these may be charge or neutral. चार्ज वाले होंगे तो कौन से होंगे भाई, नेगेटिव होंगे, चार्ज वाले नेगेटिव, और न्यूट्रल वाले होंगे तो कौन से होंगे, लोन पेयर वाले। कौन से, लोन पेयर। ये एलपी लिखा हुआ है, एलपी वाले। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप देख ही रहे थे, बाहर के जो था जिसके अंदर आपके लीगेंड और सेंट्रल एटम पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसे सपोज वही एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। ये आपका हो गया क्या, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर। द सेंट्रल आयन एंड द लीगेंड अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज known as coordination sphere. The ionizable group written outside the bracket उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जो आयनाइजेबल है वो है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्लियर। उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, देखो ध्यान से, द स्पेचुअल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड which are directly attached to the central atom or ion called coordination polyhedron और central atom around the central atom or ion। पॉलीहेड्रॉन मतलब उसके बहुत तरीके से जो लिगेंड अलग अलग तरीके से उसको अटैक करेगा, किसको, किसी भी सेंट्रल एटम को या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब है आपका 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे इसी को देखते हैं, ये है CuCN4
और इस पे चार्ज है -3। मुझे इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मुझे निकालना है तो मैं इसे Cn का तो पता होगा। अब जैसे Cn है, Cn पे चार्ज क्या पाया जाता है, Cn पे चार्ज पाया जाता है -1, तो हम निकाल लेते हैं भाई इसको पुट करते हैं x, लीजिए x पुट करा, प्लस Cn पे क्या होता है -1, सबको पता है। Cn साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, क्लियर। और कितने हैं Cn, 4 हैं, और ओवरऑल चार्ज क्या है -3, तो इज इक्वल टू -3, तो x विल भी क्या होगा +1। मतलब इस जगह पे कॉपर पे जो चार्ज पाया जाएगा वो पाया जाएगा +1। यही क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम की। तो ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, यहां देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या है +1 एंड रिप्रेजेंट एज ऐसे। ये जो शो कर रखा है ये रोमन नंबर में है, किसमें है, रोमन नंबर में। रोमन नंबर में इसको शो किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीके से रोमन नंबर में शो किया जाता है, क्लियर। इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिगेंड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, पहला है यूनिडेंटेड, दूसरा है बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। इसको बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, इसको मोनोडेंटेड भी लिखा जाता है, इसको मोनोडेंटेड। आपने बुक्स में देखा ही होगा। यूनिडेंटेड क्या होते हैं, जो एक ही साइड से, बस उनका एक ही साइड से अटैक करने की पोजीशन होती है, बस एक ही साइड से वो सेंट्रल एटम से मतलब जुड़ सकते हैं। It is the ligand which has one donor side, the ligand bound to the metal through the single donor side। एक साइड से, जैसे वाटर है, वाटर एक साइड से अटैक करता है, ये भी एक साइड से, ये देख रहे हैं, ये OH नेगेटिव है, यहां लग गया ये नेगेटिव, इसको हटाइए, ये नेगेटिव यहां पे, ETC बहुत सारे हो सकते हैं, Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, NO2 नेगेटिव भी हो सकता है, और भी हैं काफी सारे, देखते हैं। बाइडेंटेड क्या होते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, ऐसे लिगेंड जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं, दो साइड से। इट इज द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक है ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सलेटो आयन इस तरीके से होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये देखिए, इसकी एक साइड ये दी नेगेटिव की, इसकी एक साइड ये दी, तो ये दो साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए इसको ऑक्सलेटो आयन कहते हैं। अच्छा, इसको शो करते हैं OX से, OX। जब मैं IUPAC पढ़ाऊंगा आपको इसी के अंदर, तो OX इन केस अगर कहीं पे आया तो आप याद रखिएगा, OX इज ऑक्सलेटो, वो दो साइड से अटैक करता है, इसलिए वो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड है। दूसरा इथाइलिन डायअमीन, इस तरीके से होता है, CS2 NH2 यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर, एक साइड से ये हो गया, एक साइड से ये, क्लियर। दो साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, बाइडेंटेड। क्या है, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। पॉलीडेंटेड मतलब वो दो से ज्यादा साइड से अटैक कर सकता है, किस पे, सेंट्रल एटम पे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो लिगेंड है। यहाँ पे लिगेंड किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देते हैं, डोनेट करते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है डेटिव बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा, मैं लिगेंड टू, सपोज मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सामने वाला जो बंदा है या फिर जो भी चीज है वो उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और वो क्या होगा, वो मेटल होंगे, क्योंकि मेटल पे हमेशा मोस्टली पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। मेटल अक्वायर करता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इस पे मेरे पे लोन पेयर है तो मैं न्यूट्रल लूंगा, नेगेटिव हूं तो मैं भी मैं लिगेंड टू हूं ही, क्यों, नेगेटिव वाला लिगेंड टू, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे दे रहा हूं। तो जो बीच में मेरे और उसके बीच में रिलेशन बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। पॉलीडेंटेड क्या है, इट इज द लिगेंड विच हैव सेवरल डोनर साइड, EDTA एक तरह का हेक्साडेंटेड मतलब 6 साइड से वो बॉन्ड बना सकता है, 6 साइड से बॉन्ड बना सकता है, 6 साइड से बॉन्ड बना सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। EDTA का मतलब होता है वैसे इथाइलिन डायमीन टेट्रा
एसीटेट, टेट्रा एसीटेट आयन, और इस पे -4 चार्ज है, वो यहाँ दिख रहा है आपको -4, ऊपर -4 है, तो आयन है तो आयन लिखना पड़ेगा, आयन। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया आपका CH2, ये हो गया NH2 N12, ये हो गया CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। पहली साइड से ये अटैक कर रहा है, दूसरी साइड, एक ये हो गया, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 4 साइड ये हो गई, और N पे क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये 6 साइड से, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, दिख रहा है लोन पेयर, पांचवा छठा, 4 तो इसकी नेगेटिव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 2 लोन पेयर, इसे 6 साइड से अटैक करता है। नाम है इसका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर। एक है इंपॉर्टेंट, ये भी है जी, इसकी बहुत तारीफ होती है, इसका नाम है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये यूनिडेंटेड लिगेंड ही है, लेकिन यूनिडेंटेड लिगेंड की और इसमें डिफरेंस एक ही चीज का है कि यूनिडेंटेड लिगेंड्स ना एक साइड से अटैक करते हैं, एम्बीडेंटेड भी होते हैं यूनिडेंटेड, लेकिन ये एक साइड से एक बार में एक साइड से अटैक करेगा, लेकिन उसके बाद टेंडेंसी दोनों साइड से अटैक करने की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले देख लीजिए, दीज आर द मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइड्स। जैसे यहां पेयर है, इन सबके बनाता हूं NO2 ये है नेगेटिव होता है, इसका जो एक तो ये इस एक बार में ये अटैक करता है O से, दूसरा ONO, इसको नाइट्रो कहते हैं, N नाइट्रो इसको बोलते हैं O नाइट्रो, ये होता है, या फिर ये इसका क्या है, एम्बीडेंटेड है, NO2 या फिर ONO, NO2 या फिर ONO। दूसरा आपका CN नेगेटिव होता है NC नेगेटिव, ये साइनाइड या आइसोसाइनाइड, साइनाइड, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। तीसरा आपका SCN है, SCN नेगेटिव, ये होता है आपका NCS नेगेटिव। क्लियर। तो ये 3 तरीके का, पहला, दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। क्या हो गया, तीसरा। एक ही साइड से एक ही बार में 2 साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बार करेगा, उसे क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड का एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड जैसे आपने पढ़ा होगा टर्म 1 के अंदर, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स दोनों साइड से अटैक कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक साइड से ही करता है जी, एक बार में एक ही साइड से कर, दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक साइड से। 2 मुंह वाला सांप होता है ना, 2 मुंह वाला सांप, एक बार इससे एक बार इससे, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं चलाता वो, एक बार इससे एक बार इससे। सेम हियर फॉर एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। बढ़ते आगे। नेम ऑफ लिगेंड्स जो IUPAC में यूज होंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स जो IUPAC में आपके यूज होंगे। पहले नेगेटिव वाले, दूसरे फिर आपके न्यूट्रल वाले। अगर Cl मिले तो क्लोराइडो, Br नेगेटिव मिले तो ब्रोमाइडो, I मिले तो आयोडाइडो, F मिले तो फ्लोराइडो, Cn मिले तो साइनाइडो, OH मिले तो हाइड्रोक्सो, H2O3 2 नेगेटिव मिले तो थायोसल्फेटो, CO2 3 नेगेटिव मिले तो CO3 2 नेगेटिव मिले तो कार्बोनेटो, O2 नेगेटिव मिले तो ऑक्साइडो, H2 मिले तो सल्फाइडो, और ये है N2 नेगेटिव मिले तो नाइट्राइडो। फिर CH3CO नेगेटिव मिले तो एसीटेटो, C2O4 जो मैंने बोला था ऑक्सलेट वाला, ऑक्सलेट OX दिख रहा है आपको। फिर SCN, ये दोनों देखिए एम्बीडेंटेड है, ये दोनों मैंने बोला था कभी इस साइड से अटैक करेगा, कभी इस साइड से करेगा। इसे बोलते हैं क्या, थायोसेनेटो, आइसोथायोसेनेटो। SO4 को सल्फेटो। टेबल को दिमाग में छाप लीजिए तभी कर पाएंगे। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइटो, इसको कहते हैं नाइट्रेटो, NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो N। फिर है आपका ये मैंने आपको दिखाया था, ये भी दोनों क्या है, एम्बीडेंटेड, तो नाइट्राइटो O। ये सब आएंगे नहीं आपके पास, ये थोड़े बड़ी कैटेगरी में आ गए। फिर जब न्यूट्रल वाले, NH3 मिले तो अमाइन, 2M वाला याद रखना, 2M वाला। वाटर मिले तो एक्वा, ये
इथेन 1,2 डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इसको EN से शो करते हैं, EN क्लियर। फिर CF C5H5N पायरिडीन, NO तो नाइट्रोसिल, CO तो कार्बोनाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइल। और इसके अंदर SH ये वाला कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बोलता ना पॉजिटिव वाले भी होते हैं, ये रहे पॉजिटिव वाले, लेकिन ये वैसे आएंगे नहीं आपके पास, और ये भी आएगा नहीं आपके पास। तो इतने ही आपको जितने बोले मैंने उतने ही याद करने हैं। अब बढ़ते हैं IUPAC की साइड में। देखिए बेसिकली क्या होता है, IUPAC ना दो तरीके से की जाती है इनकी, कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एक ही तरीके से होती है, और जो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं उनकी IUPAC थोड़ी सी बस डिफरेंट होती है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा छोटा सा ट्विस्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले इसको। इनके नाम दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से दीजिएगा। इसमें से 5 कराऊंगा मैं, हार्डली 5-6 कराऊंगा, उसके बाद आप इनके ट्राई करिएगा, देखिएगा समझ आया कि नहीं समझ आया। क्लियर, चलिए। IUPAC ऑफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल स्फीयर। तो इसमें जो कैटायनिक है वो वाले कराता हूं। ये पहला वाला कैटायनिक है, दूसरा वाला भी कैटायनिक है, ये वाला भी कैटायनिक है, ये वाला पड़ गया एनायनिक, नहीं होगा ये एनायनिक, ये भी एनायनिक, एनायनिक, ये न्यूट्रल है हो जाएगा, ये न्यूट्रल है हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बस इनको करते हैं हम, देखिए। और बाकी के जो एनायनिक वाले हैं उसमें अगले स्लाइड में है, उसमें चेक कर लीजिएगा, सारा का सारा करा दूंगा मैं। ये है आपका CO मतलब है ये कोबाल्ट, ये CO है, ये कोबाल्ट है। देखिए किस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले जो मिले उसको कर दो। सबसे पहले याद रखिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये Cl नहीं है, तो ये Cl इस टाइम पे ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ये बस नॉर्मली क्या होगा, क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एक है कोबाल्ट, ये आपका CO और है H2O, तो H2O ही आपका इस टाइम पे लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही अगर कोई भी नेगेटिव या लोन पेयर वाली चीज है उसी को आप मानेंगे वो लिगेंड, और IUPAC में उसके नाम वैसे डालेंगे जो इससे पहली वाली स्लाइड में आपको बताए गए हैं। यहाँ पे Cl जो है, Cl वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, इसलिए इसका नाम क्लोराइडो नहीं होगा, नॉर्मली होगा क्लोराइड, जैसे HCl का होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl में Cl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, सेम हियर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले करते हैं लिगेंड का। लिगेंड कौन है, H2O को बोलते हैं एक्वा, और एक्वा कितने हैं, 6 के लिए हेक्सा एक्वा। फिर आपका है कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा हो गया, फिर है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट लिख दिया। अब इसके अंदर जो हमारा CO है, CO उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है निकाल लेते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट करते हैं CO को, पानी पे क्या चार्ज होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता, 6, फिर प्लस डालते हैं, Cl पे होता है -1, तो यहाँ प्लस डाल के -1 × 2 और इजिकल टू 0, तो X हो जाएगा यहाँ पे +2। इसका मतलब जो कोबाल्ट पे है वो रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया गया है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है ये Cl, तो ये है क्लोराइड। अच्छा एक और चीज है, जो काउंटर आयन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीजें होती हैं, चाहे वो यहाँ पे तो नेगेटिव वाला है Cl नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव हो, तो उसमें आप डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, वो सीधा काउंटर आयन को नॉर्मली लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिख दिया, ये क्लोराइड लिख दिया, क्या लिख दिया, क्लोराइड। क्लियर। फिर है आपका ये वाला, इसके अंदर भी ऐसे ही है, ये काउंटर आयन है, ये क्लोराइड है, उसको डाई क्लोराइड नहीं बोला देखिए, और नॉर्मली क्लोराइड है, इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोराइड बस। निकल है EN होता है आपका इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे सबसे, और कितने हैं यहाँ पे, 3, कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे ट्राई, तो ट्राई वर्ड यूज नहीं होगा। रीजन ये, क्योंकि इथेन 1,2 डाई अमीन के अंदर डाई वर्ड पहले यूज हो रखा है, तो यहाँ पे इसके बाहर जो है ना आप ट्राई या फिर डाई वर्ड यूज नहीं कर सकते, नया वर्ड यूज करेंगे ट्रिस। 3 के लिए क्या यूज होता है, ट्रिस। एक बार पहले ही इसके अंदर डाई वर्ड यूज हो रखा है लिगेंड के नाम के अंदर ही, इसलिए हम यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, ट्रिस। अगर 2 लिखा होता है यहाँ पे EN2 तो लिखते बिस, क्या लिखते, बिस। ट्राई और 1 के लिए तो कोई लिखते ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखा है, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन निकल, और यहाँ पे चार्ज निकाल लेंगे इसका, क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो। अब देखिए जैसे मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे निकल का हो गया X प्लस EN इथाइलिन डायमीन पे आपने बाइडेंटेड में लिखवाया है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 0 × 3
प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा क्या यहाँ पे +3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका करते हैं Cr क्रोमियम, ये होगा हेक्सामीन, इसका नाम करिए अमाइन होगा, अमाइन 2m वाला, लेकिन हेक्सामाइन, देखिए हेक्सामाइन लिखा हुआ है। फिर नॉर्मली क्रोमियम लिख दिया आपने, क्रोमियम, और इस पे जो चार्ज होगा वो निकाल लेंगे आप खुद ही, और फिर लिखा हुआ है क्लोराइड, यहाँ निकाल लेते हैं। वैसे इसका x प्लस 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी +3। तो क्या चार्ज है यहाँ पे +3। इसका नहीं हो सकता, इसका करते हैं न्यूट्रल वाले का। देखिए इसमें तो कोई बाहर की चीज है ही नहीं, तो नॉर्मल है। तो CO है आपका कार्बोनाइल, कितने हैं 4, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और यहाँ पे जो चार्ज होगा आप निकाल लेंगे खुद। ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे आपको निकालना आता ही होगा, क्योंकि आपने रेडॉक्स 11th क्लास में बहुत पढ़ा होगा इसको। सेम इसके अंदर यहाँ पे पेंटा कार्बोनाइल, देखिए पेंटा कार्बोनाइल फिर आयरन, इसी तरीके से इसका। अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, जैसे दो अलग अलग लिगेंड्स लगाए जाते हैं ना इस कंपाउंड के अंदर, देखिए दो अलग अलग, एक बार ये है आपका अमाइन है, एक बार क्लोराइडो है, क्लियर। तो आप किसको लिखेंगे पहले, तो आप जानते हैं अगर दो चीजें होती हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये A से स्टार्ट होता है, ये Cl से स्टार्ट होता है, तो हम A वाला लिखेंगे, और A पे कितने हैं आपके 2 हैं, तो डाई अमीन यहां तक हो गया। फिर 2 है आपके क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, फिर है आपका पीटी होता है इज प्लैटिनम, और प्लैटिनम पे चार्ज क्या है +2, आप निकाल लेंगे खुद ही, वो हो जाएगा। तो एक कैटायनिक आपका हो चुका है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। तो अब ये है बच्चों आपका IUPAC ऑफ एनायनिक स्फीयर। जैसे हमने किया था न्यूट्रल और कैटायनिक स्फीयर्स के लिए, बस ये हल्का सा उसमें डिफरेंट है, बिल्कुल हल्का सा। सेम आपको एज इट इज करना है, बस ये जो सेंट्रल मेटल है आपकी, जैसे इसके अंदर है Fe, जैसे इसके अंदर है क्या Fe, पहले वाले के अंदर पहले बंदर के Fe, इसके अंदर प्लैटिनम, इसके अंदर निकल, इसके अंदर क्रोमियम, इसके अंदर जिंक। तो बस आपको क्या करना है, Fe को फेरस ना लिख के, आयरन ना लिख के फेरेट लिखना है। क्या लिखना है, फेरेट। लास्ट में जो भी मेटल का नाम होगा उसमें 8 लगा देना है। फेरेट, ये होगा प्लैटिनम तो प्लैटिनेट, ये होगा निकल तो निकलेट, ये होगा क्रोमियम तो क्रोमेट, ये होगा जिंक तो जिंकेट। जो भी मेटल होगा उसमें लास्ट में आपको लगा देना है क्या 8, बस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें पहले लिगेंड का करेंगे। लिगेंड कितने हैं 6, तो लिखेंगे हेक्सासाइनो, क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो, और इसे लिखेंगे क्या फेरेट, क्योंकि एनायनिक है फेरेट। और फेरेट में इस पे जो चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं, x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, तो x विल बी +2। तो इसको आपको लिख देना है इसमें रोमन नंबर्स में, किसमें रोमन नंबर्स में। और यहाँ पे आयन है तो आपको लिख देना लास्ट में आयन, क्लियर। बस कैटायन हो या अनायन हो, अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन है तो IUPAC में आपको प्रॉपर लिख देना है आयन, बस क्लियर। इसमें देखिए इसमें 2 तरीके के हैं, ये मेटल तो हो गया, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया नाइट्रो, क्लियर नाइट्रो। और कौन सा नाइट्रो है ये N नाइट्रो, कौन सा N नाइट्रो, क्योंकि NO2 इज N नाइट्रो, और जो दूसरा वाला होता है वो आपका होता है क्या O नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्राइटो होगा, क्लियर नाइट्राइटो। देखिए ध्यान से इसमें, अब ये स्टार्ट होता है C से, ये स्टार्ट होता है N से। पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली जो आता है, ट्राइक्लोराइडो, ये होगा फिर आपका N नाइट्राइटो, फिर ये हो जाएगा आपका क्या प्लैटिनेट, क्या हो जाएगा प्लैटिनेट। यहाँ पे चार्ज निकालेंगे जरा, तो आएगा फिर से प्लस, यहाँ पे आएगा +4 निकालें। तो देखिए इसको पुट करते हैं x प्लस -1 इंटू, अच्छा ये सॉरी कुछ और आएगा, चेक कर लेते हैं, -1 3, फिर होगा ये प्लस, फिर इसका होता है क्योंकि एक ही है तो -1 इज इक्वल टू -2, तो x आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या +2, फिर से क्या आ जाएगा +2। अगेन आपको लिखना है इसके अंदर आयन। इसमें आप ये खुद करिएगा, इसको और इसको मैं करा देता हूं, क्लियर। वैसे बहुत इजी है इसका नाम भी। ये लिगेंड है Cl से, ये है आपका Br से, तो B वाला पहले आएगा डाई
डाइब्रोमाइडो टेट्रा क्लोराइडो, और ये हो जाएगा निकलेट, और निकलेट का आप यहां निकाल लेंगे क्या, चार्ज, जो भी चार्ज आएगा आप निकाल लेंगे यहां पे। इसका करते हैं, ये है Cl, ये है OH, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो, OH को हाइड्रोक्सो, ये C से स्टार्ट होता है तो इसको लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, फिर है ट्राई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ट्राई हाइड्रोक्सो, फिर जो यहां पे चार्ज होगा वो आपका निकलेगा +4, निकाल लें क्या, निकाल लेते हैं, तो x प्लस -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, तो x विल भी क्या हो जाएगा +4, क्लियर। तो यहां पे रोमन नंबर में 4 डाल दीजिए और ये हो जाएगा आपका आयन, ये हो जाएगा आयन। सेम इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं आप, इन दोनों को ट्राई करिएगा, इसको और इसको, इजी है, हो जाएगा। आप ज्यादा करेंगे तो आपको सीखना है, हमें तो आता ही है, आपको करना है, ट्राई कीजिएगा इसको, क्लियर। बढ़ते हैं आगे स्लाइड पे। अब है आपका पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रीढ़ की हड्डी, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं कि भाई कौन सा इनर होगा कौन सा आउटर होगा इसकी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन काफी चीजें और भी इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस में कहते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें पता चल जाती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग in this year. According to this theory, when a complex is formed, the metal atom provides empty orbitals. जो मेटल होगा, मेटल के कुछ empty orbitals होंगे, खाली orbitals होंगे, उसके अंदर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो जो बॉन्ड बनता है वही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये मेटल जो है लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन के साथ हम पता कर सकते हैं उसका क्या, ज्योमेट्री भी उसकी हम पता कर सकते हैं, क्या, ज्योमेट्री भी, क्योंकि हर पर्टिकुलर एक हाइब्रिडेशन के लिए ना एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। शेप्स तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, अलग अलग लोन पेयर बीपी वीपी पर डिपेंड करती हैं, लेकिन एक हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, एक फिक्स हाइब्रिडेशन के लिए एक फिक्स ही ज्योमेट्री होती है। The surrounding ligands coordination number shows the number of such empty orbitals. जितने भी सेंट्रल एलिमेंट पे empty ऑर्बिटल होंगे वैलेंस शेल के, उतनी ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसी में जो लिगेंड अटैक करेंगे आप देख लीजिएगा। number of empty orbitals is equal to the coordination number of empty orbital is equal to the number of coordination number. These empty orbitals hybridized before participation in bonding, and the nature of hybridization depends on the nature of metal and on the nature of approaching ligand, जिस तरीके से वो अटैक करेगा। दो तरीके के इसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है, पहला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा आउटर ऑर्बिटल। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कैसे पता करेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मैं सीसी बोलता हूं कोऑर्डिनेशन को, सीधे सीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर है या आउटर है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। इनर के लिए लिखता हूं, इधर आउटर के लिए। इफ जनरल लिख रहा हूं, जनरल, ठीक है। अगर आपके जो एलिमेंट्स है वो 21 से 30 एलिमेंट्स तक है, मतलब स्कैंडियम से जिंक के लिए है, तभी ये जो वैलिड होगा, क्लियर। और आपके बोर्ड के अंदर वही आने हैं, ये 100%। प्लैटिनम सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे नहीं आएगा वीबीटी के अकॉर्डिंग, आईयूपीएससी में तो आ सकता है वो, लेकिन 21 से 30 एलिमेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं। इफ 3D ऑर्बिटल are involved in the hybridization, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इफ
4d are involved in the hybridization. In the hybridization, then called, क्या बोलेंगे उसको, then called outer orbital. अगर 3D इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे बोलेंगे हम क्या, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और याद रखना जो एलिमेंट्स है वो 21 से 30 तक के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यही आएंगे आपके पास. 100% है इसका, तो आएगा ही आएगा इसमें ही. क्लियर, 100% है. स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स के लिए, इसी के लिए सेंट्रल एलिमेंट. क्लियर, ठीक है. तो 3D इन्वॉल्व होगा तो इनर, और 4D होगा तो आपका हो जाएगा आउटर. क्लियर, याद रखिएगा. बढ़ते हैं आगे. जो इसके अंदर और भी क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिटेशंस में भी चेक कर लेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा. अगर हाइब्रिडेशन की बात करें हम, हाइब्रिडेशन इसमें होगी, इन दोनों को कॉमन लिख देता हूं मैं. देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर आपकी हुई sp3 dsp2 sp3 d2 या d2 sp3, इसके लिए जो ज्योमेट्री होगी, इसके लिए वो होती है क्या, टेट्राहेड्रल. क्या होगी, टेट्राहेड्रल. ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, ध्यान से, टेट्राहेड्रल. और dsp2 के लिए होगी जी आपकी स्क्वायर प्लेनर. क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर. sp3 d2 के लिए होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल. क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल. और इसके लिए भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल. तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो आप उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री भी पता कर सकते हैं या शेप पता कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो होंगे ही नहीं इसमें, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, सेम होंगे. ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर लोन पेयर नहीं होते ना, उसकी शेप और ज्योमेट्री सेम ही होती है, क्योंकि उसके अंदर डिस्टॉर्शन आता ही नहीं. डिस्टॉर्शन बेसिकली रिपल्शन है. आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में. अब लोन पेयर है ही नहीं तो रिपल्शन होगा ही नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री बोथ आर सेम या इक्वल. क्लियर. तो बढ़ते हैं अब हाई स्पिन लो स्पिन के लिए. हाई स्पिन लो स्पिन कैसे पहचानोगे भैया आप, हाई स्पिन के लिए यहां लिख देंगे, लो स्पिन के लिए हाई स्पिन, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एलिमेंट पे 2 या 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाई स्पिन है. इफ 2 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा वो, हाई स्पिन. लो स्पिन, इफ 0 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 या फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन. क्लियर. कलर्ड बिहेवियर कैसे पहचानेंगे, पहला, इफ 1 at least 1 unpaired electron present, if at least 1 unpaired electron present in the d subshell, d orbital कहते हैं, d orbital. ठीक है, तो वो कलर्ड होगा. और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं. क्या, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, dd इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये इसका रीजन होता है. ये रीजन है किसी भी चीज का कलर्ड का. क्लियर. अब पैरा और डाई की बात है. पैरा यहां लिख देते हैं, डाई यहां लिख देते हैं. पैरा कैसे पहचानेंगे जी, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कॉल्ड पैरा. एक भी
अगर कोई भी कंपाउंड पैरा कब पहचाना जाएगा, अगर उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेयर्ड है तो कम पैरा है, वो 2 है तो ज्यादा पैरा है, 3 है तो और ज्यादा, 4 है तो ज्यादा और, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते रहेंगे उसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर? और उसको कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू। मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा शायद। अब बात करते हैं किसकी, डायमैग्नेटिक की। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख लीजिएगा इन सबको, ध्यान से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इन सारी चीजों को दिमाग में स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका ध्यान से। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, ये सारी चीजें यूज करवाऊंगा आपको भी। मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी कंपाउंड कितना मैग्नेटिक है, पैरा है या डाया है, वो पता करता है कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिकली सिंबल होता है ये फॉर्मूला n+2 अंडर रूट में Bm। Bm इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है, बोर्स मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। ठीक है? और यहां पे जो n होते हैं वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डाया जो होते हैं, डायमैग्नेटिक में n क्या होता है, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो होते ही नहीं, उसमें 0 होते हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये 0 तो ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट डाया के लिए क्या होता है, हमेशा 0। क्या होता है, 0। अच्छा, अब यहां पे है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस है। This theory could not explain the quantization of the magnetic data, existence of the inner orbital and outer orbital complex, the change of magnetic moment with temperature and color of the complex। ये limitations है, लेकिन काफी हद तक हम इसको पता भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह तो नहीं पता कर सकते, कुछ कंपाउंड से, रेयर से, लेकिन आपको डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कुछ फील नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में करा दूंगा। क्लियर? जो इस पे एक्सेप्शनली काम करते हैं, वैसे आप ये सारी चीजें इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और नहीं है तो इसके बाद इसके पापा जी भी है, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसके अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है FeCN6 होल पे -4। क्लियर? पहले इसका नाम लिख लेते हैं, हेक्सा। ये हो जाएगा हेक्सा साइनो, दिस इज हेक्सा साइनो। नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और चार्ज निकालेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा +2 पे, और लास्ट में लिख दीजिए आयन। मतलब आप समझ गए, Fe पे जो चार्ज है यहाँ पे वो +2 है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, नॉर्मली आप क्या लिखते थे, 3D और 4s की एनर्जी। आपको पता है 3D और 4s की एनर्जी, यहां लिख के मिटा देता हूं मैं, ये है 4s एंड 3D की एनर्जी लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, लगभग बराबर होती है। 3D 4s की एनर्जी लगभग बराबर होती है। वैसे अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख रहे हैं आप, तो पहले लिखते थे 4s, फिर बाद में 3D। आप इसके अंदर इसको यहां लिखेंगे, मतलब 3D पहले लिखेंगे, 4s बाद में। आपकी जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी ना, वो बिल्कुल बहुत प्योर निकलेगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, काफी सारी बुक में 4s आगे होता है, 3D पीछे, कहीं 3D आगे 4s पीछे, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती। आप लिख सकते हैं, हम यहां लिखेंगे क्या, 3D पहले लिखेंगे, 3D पहले 4s बाद में। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर Fe को पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, 26 होता है इसका। आर्गन लिख दिया, फिर आता है आपका क्या, 3D हो जाएगा यहाँ पे 6, 4s हो जाएगा 2। क्लियर? अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किससे, आउटर वाले से। ये 4th शेल है, 4th शेल से पहले निकलेंगे 3 के कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, ये हो जाएगा 3D6, ये हो जाएगा 4s 0। डी होता है इस तरीके से, 5 होते हैं इसमें एक भी नहीं। 4th ऑर्बिट आ गया है, 4th ऑर्बिट, तो 4th के सारे सबशेल भी होंगे ऑर्बिटल्स के, तो 4p प्रेजेंट होगा, बिल्कुल खाली होगा। 4d भी प्रेजेंट होगा, वो भी खाली होगा। इसमें कितने हैं, 3 होंगे, इसमें कितने होंगे, 5। d में 5 होते हैं, f में होते हैं 7 और p में 3, s में 1। क्लियर?
अब देखिए इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसमें हुंड्स रूल अप्लाई करते हैं। पहले किस तरीके से उसको फिलिंग करते हैं, पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये हो गया आपका छठा। क्लियर, छठा क्लियर है। अब यहां पे मैं देखता हूं कि लीगेंड कौन सा, भाई मेरा लीगेंड बताए थे मैंने आपको 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड लीगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ये आपका सी से, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से जो स्टार्ट होते हैं वो मेनली 99% चांस है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। तो यहां मैं अप्लाई कर देता हूं जी इसको, अप्लाई SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जितने भी अनपेयर्ड है ना उसको पेयर कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब देखिए पहले इसमें लिगेंड अटैक कराते हैं, 6 लिगेंड्स हैं, 6 CN है। तो किस में अटैक करेंगे, सबसे पहले खाली वाले में। इसमें तो कर ही नहीं सकते, अनपेयर्ड हो या पेयर्ड ऑर्बिटल हो उसमें करेगा नहीं, खाली वाले में ही करता है, खाली वाले में ही करेगा। तो एक आपका CN इसमें अटैक करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, क्योंकि CN ने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया इसके अंदर, बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट। दूसरा सेम दूसरा बन गया। अब S में भी लगा देते हैं ऐसी, कितने हैं, 6 है ना, 6 में ये हो गए 2 D के, ये S का, ये P के। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, S के 2 हो गए, और D के 2 हो गए, D2 हो गया, D के 2, D2, S का 1 हो गया, इसलिए S1 लिखा है, P के कितने हो गए, 3। तो ये इसकी क्या होगी, हाइब्रिडेशन। क्या होगी, हाइब्रिडेशन। और इसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो हम पता कर लेते हैं सारी चीजें फटाफट। पहला sp3 हो गया, सॉरी D2 sp3 हो गया पहला, दूसरा ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तीसरा डायमैग्नेटिक है, भाई देखिए लिगेंड अप्लाई करने के बाद ही चेक करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0, तो डाया, डाया, डाया होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि n क्या होगा इसमें, 0, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0। चौथा अनपेयर्ड नहीं है तो कलर्ड नहीं होगा, अनकलर्ड, अनकलर्ड है, अनकलर्ड है। छठा क्या लीगेंड 3D ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है हाइब्रिडेशन के लिए, 3D में, हाँ ये तो 3D तो है, ये वाला 3D है, ये वाला 4s है, ये वाला 4p है, इन्वॉल्व है, हाँ। तो ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 7th हाई स्पिन, लो स्पिन। हाई स्पिन कैसे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, तो हाई स्पिन। लो स्पिन 0 अनपेयर्ड या 1 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा, लो स्पिन। खत्म, पहचान लिया जी सारी चीजें। ये तो काफी सारी चीजें हैं जो पता करनी थी, ये सारी की सारी चीजें हमने पता कर ली इसके लिए। क्लियर, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें हमने अप्लाई किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें कर रहे हैं हम वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर, नाम करते हैं पहले हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोराइडो, सॉरी हेक्साक्लोराइडो फेरेट, हेक्साक्लोराइडो फेरेट, और क्या होगा 2, और आयन तो आपको लिखना ही है। अगर कहीं छूट जा रहा है आयन तो आप याद रखिएगा, आयन लगाना है। अगर चार्ज वाला है, कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज आपको मतलब वो आयन लिखना ही है उसके अंदर। कहीं छूट जा रहा है तो उसको याद रखिए, लिखना होगा। कहीं से मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक। यहां पे निकाल लेते हैं Fe2+ ही है जी, तो Fe को निकाल लेते हैं। यहाँ पे Fe हो गया 26, ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0 एक, क्लियर। अब Fe2+ देख लेते हैं जी इसमें, सॉरी ये तो है ना, अभी अप्लाई थोड़ा ना किया इसको, तो यहां पे तो होगा। अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए Fe2+ पे, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0।
लीगेंड अप्लाई कर देते हैं जी इस पे। लीगेंड SFL नहीं है जी, ये WFL है, वीक फील्ड लीगेंड है, तो पेयर करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरीके से दिखेगा आपको, इसी तरीके से आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। कितने हैं भाई Cl अटैक करने वाले? 6 हैं। यहां अटैक करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं, यहां करेगा नहीं। कहां करता है? एम्प्टी में, जो खाली होते हैं। इसमें एक Cl, यहां पे एक Cl, यहां पे एक Cl। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे भाई हो गई है sp3d2 हो गया, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल, क्लियर? sp3d2 के लिए क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अनपेड है, हाँ 4 अनपेड है भाई। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा। अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अब यहां से निकाल लेते हैं म्यू 4 प्लस 2 अंडर रूट में, ठीक है जी। और ये BM में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 अंडर रूट में, मतलब 4.9 BM। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया इसका? 4.9 आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट। फिफ्थ, अनपेयर्ड है तो कलर्ड होगा, बिल्कुल कलर्ड है, कलर्ड होगा। क्या 3D के अंदर लीगेंड अप्लाई हो रहा है? नहीं, तो आउटर ऑर्बिटल। 6 कौन सा हो गया? आउटर ऑर्बिटल। सेवंथ में आप देखिए, क्या इसके पास 0 या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ज्यादा है भाई, उससे 2 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा? हाई स्पिन। क्या हो गया जी? ये हाई स्पिन। तो इस तरीके के आपने फिर से ये सारी चीजें निकाल ली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। इजी है, और ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके क्वेश्चंस और भी हैं, ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि भाई एक क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, ये वाला इनर है, ये वाला आउटर है, पहचानो कैसे? तरीका यही है इनमें से, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी आपको देखनी है, वो वाली इनर कि अगर 3D में अटैक कर रहा है तो इनर, 4D में कर रहा है तो आउटर। ये वाला, फिर दूसरा क्वेश्चन, ये वाला कंपाउंड जो है ये हाई स्पिन है, ये लो है। हाई है इसलिए क्योंकि इसके पास अगर ये पूरा अप्लाई करोगे तो इस पे 2 या 2 से ज्यादा अनपेयर्ड होंगे। ये लो है इसलिए क्योंकि इसके पास 0 या फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप करिएगा उसको। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। यह है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा। This theory was proposed by H. Bethe and Van Vleck-Orgel in 1952. Applied this theory to coordination. ये coordination पे ही अप्लाई करती है। In this theory, ligands are treated as point charge in case of anion and dipole in case of neutral molecule. Clear? Neutral molecule. आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 ही चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाई जाती हैं, लिगेंड और सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये सेंट्रल एलिमेंट है। इसको घेर के कौन रखेंगे? इसको घेर के रखते हैं कौन? लिगेंड्स। कौन? लिगेंड। और मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल, अगर मैं मेटल हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, लेकिन लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि उनपे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। कैटायन वाले भी थे, मैंने पॉजिटिव वाले दिखाए थे आपको, 2-3 थे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता ऐसा ज्यादा वाला। क्लियर? बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, The 5D orbitals are classified. D में ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां बनाता हूं मैं। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dz स्क्वायर। क्लियर? ये जो है ना 2, ये जो पाए जाते हैं किसमें? अलोंग द एक्सिस। कहाँ? अलोंग द एक्सिस। ये अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस पे पाए जाते हैं। और जो ये तीनों हैं, ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों, ये इन बिटवीन द
बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। क्लियर? तो इन दोनों का ना एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। क्या होता है? एनर्जी लेवल अलग अलग। यही चीज को यहाँ पे स्प्लिट करा गया है। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। पहला, द 3 ऑर्बिटल्स, ये आपको दे रखे dxy, dyz, dxz आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। एंड इसको क्या बोला जाता है? T2g ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसके? T2g ऑर्बिटल्स, T2g, इनको क्या बोला जाता है? T2g ऑर्बिटल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे T2g ऑर्बिटल। क्लियर? सेकंड वाला, द अदर 2 d ऑर्बिटल्स कौन कौन से? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ओरिएंटेड अलोंग द x एंड y एक्सिस। ठीक है, x एंड y एक्सिस, उन्हें क्या बोलते हैं? eg ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? eg ऑर्बिटल्स। क्या? eg ऑर्बिटल। फिर ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड द 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिट, ठीक है, यहां पे स्प्लिट ऑफ d ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। वो किस तरह क्रिस्टल फील्ड है उस पर डिपेंड करता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2g और Eg के बीच में, क्योंकि जो T2g वाले होते हैं और Eg वाले अलोंग द एक्सिस, ये वाले होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, तो इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी का डिफरेंस होता है। इज डेजिग्नेटेड बाय डेल्टा, उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखिए इसके डायग्राम पे आते हैं। ये है आप लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से है, पहले इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी सेपरेशन डिनोटेड बाय, मतलब Eg और T2g, Eg एंड T2g के बीच में जो गैप होगा वो डेल्टा नॉट से होगा। वेयर सबस्क्रिप्ट O, जो ये नीचे वाला है, इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, जो O शो कर रहा है डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के टेट्राहेड्रल के लिए भी होगा तो डेल्टा के साथ T लगा होगा। क्लियर? octahedral complex, the 6th ligand approaches the central metal ion along the axis of, एक्सिस पे अटैक करेगा कहां पे? d along किस पे करेगा? ये वाला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर पे। क्लियर? ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल ग्रेटर होगी किससे? T2g से। किसकी? Eg की एनर्जी ज्यादा होगी किससे? T2g से। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है ये आपके 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो क्या होंगे? dxy, dyz, dxz। क्लियर? ये वाला होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। क्लियर? ये अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, यहां पे इन सारी एनर्जीज का ये वाला क्या है? एवरेज है। लेकिन जैसे ही आएगा इस जगह पे, यहां देखेंगे तो ये क्या है आपका? ये वाला है डेल्टा नॉट, ऑक्टाहेड नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसके ऊपर वाली एनर्जी जो होगी डाटा में 3/5 होगी पॉजिटिव में और डेल्टा नॉट, और नीचे वाली होगी 2.5 डाटा। याद रखना -2.5 डेल्टा होगी नीचे वालों की। क्लियर? अब इसी को क्या कहते हैं हम? स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल। अगर सपोज मैं कहता हूं भाई मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स में फिल करता हूं, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 5 ही होंगे ऐसे। आपको पता है कि इधर से इधर ये एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अकॉर्डिंग टू अबव रूल क्या कहते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। मतलब कहने का ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे होती है। क्लियर? तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। सबसे पहले इसमें भरेंगे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अगर अब चौथे इलेक्ट्रॉन की बात आई, चौथा इलेक्ट्रॉन
इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी एनर्जी पे। किसकी? इसकी एनर्जी पे पूरी। अगर आपका जो कंपाउंड होगा, जो भी रैंडम कंपाउंड होगा, उसमें अगर आपका क्या लगा होगा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो जो आपका डेल्टा नॉट, ये जो पूरा का पूरा गैप है ना, वो क्या होगा, लो। क्या होगा? लो होगा। अगर आपका WFL है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये जो गैप है डेल्टा नॉट वाला, वो क्या, हाई होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा, लेकिन चौथा कहां भरेंगे, क्योंकि यहां गैप जो है वो क्या है, गैप जो होता है यहां पे SFL में, सॉरी SFL में हाई होता है, SFL में आपका हाई गैप होता है, इसके अंदर क्या होता है, लो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके कहां जाएगा, यहां पे। क्लियर? अगर लो है तो चौथा कहां जाएगा, यहां पे। क्लियर? इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो ये गैप है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो गैप है वो क्या होता है, वो होता है हाई, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है, गैप लो होता है। क्लियर? इसी तरीके से आपको पढ़ना है क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। बस उसमें डिफरेंट क्या होगा, ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला नीचे आता है, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे, ये एनर्जी का गैप बस उल्टा हो जाता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि Eg की एनर्जी ज्यादा है T2G से, उसमें उल्टा होगा, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। 3 नंबर में बोल देता है भाई इसका डायग्राम बनाओ। देखिए टेट्राहेड्रल के लिए, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 ligands may be imagined to occur the alternate corners of the cube and the metal ion और द सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या रही है कि सपोज ये आपका मेटल है, ये 4 जगह से लगे, यहाँ पे एक लिगेंड L L L L, और ये चारों के चारों क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। 4 और 6 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपको पता ही है। इसके अंदर T2 की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होती है, किससे, Eg से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 है, 1 2 3 4 5, वहां पे गोल गोल बना रखे थे, यहाँ पे ऐसे लाइन में है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इन सारी एनर्जीज का ये क्या है, एवरेज है। क्या ये पूरा का पूरा ये वाला जो है ये एवरेज है। इस जगह से ये बैरियर है, इसे कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा फॉर एनर्जी, और जो टी के लिए है ये टेट्राहेड्रल। क्लियर? ऊपर वाले की एनर्जी ये है, नीचे वाले की ये है, नीचे है आपके Eg और ऊपर वाले हैं क्या, T2G। क्या है, T2G। इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो सपोज आपके पास फिर से 1 2 3 4, इसमें 5 रखते हैं, चलिए 7 रखते हैं इसके अंदर, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5। फिलिंग सीखनी है आपको। स्ट्रॉन्ग और वीक का तो पता ही है। स्ट्रॉन्ग के लिए जो गैप होगा वो क्या होगा, हाई होता है, और वीक के लिए होता है कम। पहला इलेक्ट्रॉन 7 है इसमें, पहला इसमें, दूसरा इसमें। क्लियर? अब यहाँ पे जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ जाएगा। अगर हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो यहाँ ना जाके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। अगर वीक हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। क्लियर? फिर 5 चौथा यहाँ जाएगा, 5वां वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए 7 भर लेते हैं पहले, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि गैप ज्यादा है स्ट्रॉन्ग के लिए। और फिर 5वां 6वां 7वां। ठीक है? अगर वीक होता तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां। क्लियर? तो इस तरीके से फिलिंग तो यही होती, फिलिंग ऐसी होती, लेकिन बस तरीका अलग होता है। क्लियर? तो ये आपके क्या है, पूरी वन शॉट वीडियो के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक्स और उसके थोड़े क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। इसको जरूर देखिएगा, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वीबीटी वाले, उसको इंपॉर्टेंटली यूज करिएगा। और ये आपका चैप्टर हो गया खत्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो बच्चों टेक केयर, गुड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 24/7 स्टडी क्लब को। क्लियर? टेक केयर बेटा।